हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। साथ ही साथ जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट को और चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हो, उन सभी चैप्टर को एंड सब्जेक्ट को आप लोग टाइम निकाल के रिविजन भी कर रहे होंगे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा उसके बाद रिविजन करना काफी डिफिकल्ट होता है। पढ़ लेता सब कोई है, लेकिन रिवीजन बहुत ही कम चुनिंदा बच्चा ही कर पाता है और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम नजदीक होगा उस टाइम ऑफ पीरियड में कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिवीजन करना काफी डिफिकल्ट होता है अगर आप उससे पहले रिवीजन नहीं किए हो तो। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा कि जो भी सब्जेक्ट और चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होते हुए चलेगा, वैसे ही आपको 2-3 दिन के बाद आपको उसको एक बारी देख लेना है। जो भी आप पीपीटी के फॉर्म में आपको नोट्स मिला या पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स मिला या खुद से आप अगर आप नोट्स प्रिपेयर किए हो तो उसको बस एक झलक देख लेना है। ये बस सिंपल सा चीज अगर आप फॉलो करिएगा तो आपसे सक्सेस कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं जितने भी सारे स्टूडेंट से बात करता हूं जो क्वालिफाई कर भी जाता है और जो नहीं भी क्वालिफाई करता है, ऑब्वियसली बात है अगर मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं तो मैं हर एक तरीका का लड़का से बात कर रहा हूं, चाहे वो गेट लेवल का रहे, ईएससी लेवल का रहे, फिर एई एंड जेई लेवल का रहे। हर एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं और हर एक स्टूडेंट को मैं ये पूछा हूं कि आप किस तरह से प्रिपरेशन किए हो, आपका क्या रहा है टेक्निक वगैरह, क्या आप पैटर्न को फॉलो किए हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसा देखा हूं जिनका प्रिपरेशन काफी अच्छा है, काफी अच्छा था और काफी अच्छा है भी, लेकिन वो अभी तक जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं एग्जाम्स को। और उससे कम पढ़ा हुआ लड़का है, कम प्रिपरेशन किया, लेकिन वो जॉब को क्वालिफाई कर गया। रीजन बहुत सारा रीजन था, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि वो लड़का क्वालिफाई किया जो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करता था। क्योंकि देखो माय डियर स्टूडेंट, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा उस टाइम पीरियड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल में अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 11 से लेकर 12 सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का भी बात करूं तो 10 प्लस तो हो ही जाएगा। अब 10 प्लस जो मैं जितना आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे उन सभी लेक्चर को आप एक बार ही देख तो पाओगे नहीं। ठीक है, कम से कम तो 300-400 लेक्चर हो जाएगा। अब 300-400 लेक्चर को आप 4-5-10 दिन में देख नहीं सकते हो, तो आपके पास क्या रहता है, जरिया रहता है, जो नोट्स आप प्रिपेयर किए हो पीडीएफ के फॉर्म में या पीपीटी के फॉर्म में या फिर खुद से नोट्स बनाए हो, उसको आपको देख के रिवीजन करना है। अब जब कोई लेक्चर आपको पढ़ाता है, जब कोई फैकल्टी आपको पढ़ाता है, आपको बहुत सारा चीजें जो है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें वो भी ईजी लगता है। कुल मिला के मैं कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा तो इजी लगेगा आपको, क्योंकि आप तो सिर्फ देख रहे हो, अपना वहां पे कोई भी इनपुट नहीं लगा रहा, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा, बस आपको देख रहे हो और समझ रहे हो। लेकिन जब आप कोई चीज को पढ़ते हो ना, जब आपको कोई बताता नहीं है, खुद से देखते हो, तब आपको पता चलता है कि आप कहां कहां पे फंस रहे हो। तो एग्जाम टाइम में क्या होता है कि अगर आप नहीं अभी रिवीजन करिएगा और डायरेक्ट एग्जाम में जाके रिवीजन करिएगा तो बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है, जैसे मान लो अभी आप कोई चैप्टर को कंप्लीट कर लिए या कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, जैसे मटेरियल साइंस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करना, हर एक वीक के बाद या 3-4 दिन के बाद कंप्लीट मटेरियल साइंस को एक बारी पीडीएफ को या फिर नोट्स को आप लोग देख लेना। उससे क्या होगा, बहुत जगहों पे आप फंसोगे जहां समझ में नहीं आएगा, उस टाइम पीरियड में जहां पे फंस रहे हो ना, बस उसी का लेक्चर आपको देखना है, तो उससे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सभी सब्जेक्ट को करिएगा ना, तो आप देखिएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले आप चाहो तो 3-4 दिन में कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिवीजन कर सकते हो। अगर आप 10-10 घंटा करके पढ़ोगे तो 3-4 दिन में कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिवीजन कर सकते हो, और ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपके एग्जाम में। आपका एग्जाम कितना अच्छा जाता है ये डिपेंड करता है आप किस तरह से रिवीजन किए हो। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि आप लोग को पहली बात कंटिन्यू पढ़ना है, कम पढ़ना बट डेली पढ़ना कभी छोड़िएगा नहीं। कंटिन्यूटी मांगता है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना तो कंटिन्यूटी मांगता है। सेकंड चीज, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है आप लोग रिवीजन करते हुए चलो, ताकि एग्जाम आते आते उसको आप 10 बार रिवीजन कर दो, ताकि जैसे आपके दिमाग में एक बार रिकॉल होता ना, एक बार आप देखते हो कोई चीज को तो आपका सेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सेकंड टाइम देखते हैं ना तो जो चीज आपको याद रहता है ना वो 100 गुना याद हो जाता है। आप समझ लो, इतना ज्यादा मेमोरी पावर हम लोग का होता है। तो हमारे दिमाग को हल्के मत लीजिए, काफी पावरफुल दिमाग है, उसका यूज करिए। अब बस एक बार पढ़ने के बाद चीजों को देखिए बार बार। एक चीजों को अगर 10 बार देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा वो सभी चीजें, राइट। और जहां दिक्कत होगा देन आप लेक्चर को देखिए, बार बार लेक्चर देखिएगा तो काफी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। एक बार ही देखना, अच्छे से देखना है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना, रेगुलर पढ़ना है,
रिवीजन करना है और लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है। उसके लिए आप आरके जैन, आरएस खुरमी, ये सही बुक है। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन का आता है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया रहता है, चाहे वो एसएससी जेई रहे, आरआरबी जेई रहे, स्टेट लेवल ए जेई रहे, या फिर गेट रहे, ईएससी रहे, एई एंड जेई, सारे एग्जाम का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना तो वहां से लगा सकते हो, या फिर टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। तो रेगुलर पढ़ना, रिविजन करना, एमसीक्यू क्वेश्चन सेट लगाना, ये तो मंत्र है आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। और हेल्थ का ध्यान रखना, इसे मैं हर एक वीडियो में बात करता हूं हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि लड़का हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है। और अगर आप हेल्थ का नहीं ध्यान रखते हो तो अगर हेल्थ में कोई भी गड़बड़ी होता है एग्जाम टाइम पीरियड में, तो 3-4 दिन आपका हेल्थ बिगड़ता है, उसको रिकवरी करने में और 3-4 दिन, कुल मिलाकर 7-8 दिन आपका बर्बाद हो जाता है। और ये 7-8 दिन काफी क्रुशियल होता है आपके एग्जाम टाइम ऑफ पीरियड में, क्योंकि उस 7 दिन में 8 दिन में आपको पता कितना चीज आप पढ़ सकते हो। और दूसरा चीज क्या होता है कि जब 7-8 दिन आप नहीं पढ़ते तो कंटिन्यूटी छूट जाता है, ठीक है, कंटिन्यूटी छूट जाता है, उसको लाने में भी बड़ा दिक्कत होता है। तो ट्राई करिए अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। इसके लिए भी 2-3 मंत्र है। पहला चीज आपको खाना खाना है। खाना क्या खाना है? टाइमली खाना खाना है, ठीक है, टाइमली खाना खाना। और ट्राई करिएगा ग्रीन वेजिटेबल खाने का, हरा भरा सब्जी वगैरह खाइए मस्त, और ज्यादा कुछ खाने का जरूरत नहीं है, विटामिन सब दिस दैट आप ये खाइए ना, आपको सब चीज फुलफिल कर देगा आपका। और दूसरा चीज, सोना आपको टाइमली है। आप देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ ना कि आप लोग जल्दी सो जाओ, 8-9 बजे सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, नहीं। आप चाहो तो रात भर पढ़ो, मुझे कोई इशू नहीं है, और कोई इशू नहीं आपके बॉडी को भी होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना इम्यूनिटी सिस्टम है कि अगर हम लोग रात भर जगे भी ना 2 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम 6-7 घंटा का नींद लो। आप मान लो सुबह 10 बजे भी सो रहे हो, रात भर पड़े, या 6 बजे भी सो रहे हो, तो आप ट्राई करो कि जब भी सो आप टाइम देखो कम से कम मैं 7 घंटा सो रहा हूँ कि नहीं। आप टाइम देखो कि मैं अभी सोया, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पीरियड में मुझे नींद आया था। जब आप जगो तो देखो कि मैं क्या 2 घंटा सोया, 3 घंटा सोया। अगर इतना सो रहे हो तो ज़्यादा और सो, कम से कम 6-7 घंटा का नींद लो। अगर ये करिएगा, अच्छा खाना खाइएगा और सोइएगा, स्लीप पैटर्न आपका ठीक रहेगा, तो कोई इशू नहीं होगा, ना तो हेल्थ का इशू ना पढ़ाई का इशू, राइट। तो चलिए, ये मैं हमेशा 3-4 लेक्चर के बाद आप लोग को ये दोनों मंत्र बोलता हूँ, पढ़ाई को और हेल्थ को, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़का हमेशा जो है इस पर ध्यान नहीं देता है और बाद में इसका भरपाई करना पड़ता है। सो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन फ्रेश एंड न्यू लेक्चर, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल को, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल साइंस। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरियल साइंस को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपके लिए मटेरियल साइंस का नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट में से। मैं हमेशा हर एक सब्जेक्ट को जब मैं उठाता हूं उसका मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं, ठीक है। और किसके आपके लिहाज से, कम आपके जो आप मैकेनिकल इंजीनियर है उसके लिहाज से, बिकॉज एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग के जितने भी सब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस है, तभी आपके सब्जेक्ट में डाला गया है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इसमें सोम है, टॉम है, प्रोडक्शन है, थर्मो है, पावर प्लांट है, तो क्यों है? कोई ना कोई लॉजिक है जिसके चलते ये सब्जेक्ट को आपको डाला गया। तो हर एक सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे दैट वाई material science is also known as engineering material, that what is the importance of engineering material, और आपका material science इन आपका मतलब इसके लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, देन हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मेरे बाल कहाँ चल गए, तो मेरी माँ का देहांत हुआ था, जिसके चलते मेरा बाल जो है वो मतलब आप लोग जानते ही होंगे। खैर चलिए, तो इसमें फोकस ना दीजिएगा, आप लोग पढ़ाई करिएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आप ही मेरे फैमिली, एक मेरे फैमिली थे मम्मी पापा, जो पापा हैं और मम्मी मेरी तो नहीं रही, और सेकंड आप लोग हैं। आप लोग मतलब पढ़ाई, मेरा पढ़ाई से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा अगर 24 घंटा में टाइम दिखेगा सोना और फैमिली को टाइम देने के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही रहता है, ज़्यादा ना तो घूमना फिरना, ना कहीं जाना होना, अधिकतर मैं पढ़ाई को ही देता हूँ। तो एक फैमिली मेरा गया और दूसरा फैमिली मेरे आप लोग हैं, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, चलिए तो हम लोग यहाँ बात करें किसके बारे में, इंजीनियरिंग मटेरियल और मटेरियल साइंस के बारे में, दैट ये क्या होता है। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि सर जी ये मेरा मटेरियल साइंस इज ऑल्सो नोन एज इंजीनियरिंग मटेरियल, तो मैं अगर यहाँ लिखूंगा इंजीनियरिंग शॉर्ट में, ठीक है, और मटेरियल, तो आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है मेरा मटेरियल, इसमें भी मटेरियल है और इसमें भी मटेरियल।
तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग मटेरियल साइंस में क्या स्टडी करते हैं, मटेरियल के बारे में। दुनिया में जितने भी मटेरियल सबका मुझे नॉलेज होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए कि आखिर वो मटेरियल क्या होता है, कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। हर एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को जानना है, जैसे कौन भाई कितना टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा, कौन कितना टेम्परेचर में बॉयल कर जाएगा, कौन कितना टेम्परेचर में फ्रीज कर जाएगा। इसके अलावा उसका भाई इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, क्रीप, फटीग, ये सभी प्रॉपर्टी जो है वो कितना कितना उसमें स्ट्रेंथ वगैरह है, कितना कौन लोड लगाने से कितना कौन ब्रेक कर जाता है, किसमें सब तरह का प्रॉपर्टी हम लोग जानना चाहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर का अरेंजमेंट कैसा है, एटम का अरेंजमेंट कैसा है, वो कैसा है, क्योंकि वही डिफाइन करता है उसके प्रॉपर्टीज को, तो वो भी हम लोग को जानना है। कुल मिलाकर आपको मटेरियल का सब कुछ जानना है, इसलिए हम लोग मटेरियल साइंस को पढ़ते हैं। इसलिए मटेरियल का साइंस ना बारी आता है कि सर जी इसको हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम लोग हैं इंजीनियर, और एज ए इंजीनियर हम लोग को उसी तरह का मटेरियल के बारे में जानना है जो हमारे कोर्स में यूज होता है, जो हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में यूज करते हैं। तो हम लोग भाई इंजीनियर करते क्या है, हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। अगर अधिकतर बात किया जाए जो मटेरियल का यूज करता है वो कौन कौन यूज करता है, या तो यूज करता है मैकेनिकल वाला, या फिर मेनली तो मैकेनिकल वाला यूज करता है, सिविल वगैरह भी यूज करता है। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत यूज करता है, बाकी कंप्यूटर वगैरह तो आपका टोटल जो है वो काम होता है, कोडिंग वगैरह का काम होता है, तो वो तो अलग बात है। ठीक है, बात यहाँ पे आता है किसका, मान लेते हैं मैकेनिकल का बात करते हैं, सिविल का मेनली जो यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह में फोकस देते हैं, और मशीन वगैरह हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह का मशीन बनाते हैं, इन सभी में काम करते हैं। और इन सब के लिए जरूरत क्या होता है, मटेरियल का जरूरत होता है। अब ये मटेरियल क्या है भाई, ये इंजीनियरिंग के लिए यूज हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल। मतलब वैसा मटेरियल जो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है, इंजीनियर्स के काम आता है, उन सभी मटेरियल को हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल कहते हैं। तो बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल जो है वो मटेरियल साइंस से ही आया है। मटेरियल साइंस में हर एक चीज पढ़ते हैं। आप बोलिएगा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग मटेरियल और मटेरियल साइंस, तो मैं आपको बताता हूं। देखो मटेरियल साइंस में हम लोग दुनिया के सारे मटेरियल को ले लेंगे। अब देखो फैब्रिक जो कपड़ा होता है वो भी तो मटेरियल ही है, वुड वो भी तो मटेरियल ही है, आपका सॉइल वो भी तो मटेरियल में ही आ जाएगा। लेकिन क्या सॉइल मेरा इंजीनियरिंग मटेरियल में आता? नहीं, हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। हमारे लिए इंजीनियरिंग मटेरियल में अधिकतर क्या यूज किया जाता है, अधिकतर हम यूज करते हैं मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। खासकर मेटल में भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग फेरस, नॉन फेरस का, समझ आया कि नहीं, इसमें सबसे ज्यादा है, वो भी फेरस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आयरन वगैरह का, स्टील वगैरह का, कास्ट आयरन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो कुल मिला के वो सभी मटेरियल जो इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल करेंगे। अब मान लो फैब्रिक, कपड़ा, कपड़ा क्या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है? मैक्सिमम जगह पे देखो नहीं। आप बोलेंगे सर अगर बाइक वगैरह बनाया जाता, कार वगैरह बनाया जाता, थोड़ा बहुत फैब्रिक का काम किया जाता, थोड़ा बहुत ना, वो बहुत ही कम एरिया, बहुत कम एरिया है, 0 पॉइंट कुछ एरिया होगा, 1% भी नहीं होगा। मैक्सिमम जगह पे आप देखो फेरस, नॉन फेरस यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक चीज का ही हम लोग यूज करते हैं। चाहे वो क्यों ना मशीन बना रहे हैं, एक घड़ी से लेकर एक मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर आप बात करो बड़ा बड़ा एरोनॉटिक्स में जो यूज किया जाने वाला, स्पेस में यूज किया जाने वाला रॉकेट्स वगैरह है, उन सभी का चीज देख लो, या फिर आप कार वगैरह देख लो, ट्रक देख लो, या फिर आप एरोप्लेन वगैरह देख लो, हर एक चीज में आप देखो अधिकतर हम लोग मेटल, नॉन मेटल वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये सभी चीज, वो सभी मटेरियल जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ये चीज मेरा क्लियर हो गया। नाउ अब मैं और एक चीज बताता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोग समझे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और क्या होता है दोनों का मीनिंग। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर व्हाई मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये मैं बताता हूं। देखो माय डियर स्टूडेंट, आप किसी भी सब्जेक्ट वाइज में आपको बताता हूं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंजीनियरिंग मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो मान लो अभी आप पढ़ रहे हो क्या, इंजीनियरिंग मटेरियल, इसी से जुड़ा हुआ एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल के लिए, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और प्रोडक्शन में हम लोग करते क्या है भाई, मैन्युफैक्चर वगैरह का काम करते हैं। मैन्युफैक्चर में क्या क्या आ जाता है, मेटल कटिंग आ जाता है, कास्टिंग आ जाता है, वेल्डिंग आ जाता है, फॉर्मिंग आ जाता है, सीट मेटल आ जाता है, समझ आए। इन सब में देखो तो क्या क्या आ रहा है भाई, मेटल कटिंग यानी मशीनिंग में, मशीन में करते क्या, डिफरेंट डिफरेंट तरह का हम लोग मेटल, एलॉय, स्टील ये सभी का यूज करते हैं। ये सब तो मटेरियल ही है, तो मटेरियल का यूज हुआ कि नहीं। अब मुझे जब मेटल कटिंग करते हैं लेथ मशीन पे या फिनिशिंग करते हैं तो मुझे पता होना चाहिए कितना स्पीड देंगे, है ना, कितना स्पीड में इसको कटिंग करेंगे, कौन सा टूल यूज करना, कौन सा तरह का मटेरियल है। हार्ड मटेरियल है तो भाई टूल भी यूज करेंगे भाई हाई मतलब HSS का, हाई स्पीड स्टील टूल का, टूल स्टील जो यूज करते हैं कटिंग टूल के लिए। अगर सॉफ्ट है तो उसके लिए अलग तरह का स्पीड, अलग तरह का फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, अलग तरह का टूल यूज करते हैं। तो ये सब तो डिपेंड करता है मटेरियल पे ही ना, कि मटेरियल कैसा हम लोग ले रहे हैं।
तो उस सभी मटेरियल का नॉलेज कहाँ से मुझे मिलता है? मटेरियल साइंस से ही मिलता है। चलो मेटल कटिंग हो गया, कास्टिंग देख लो। कास्टिंग में भी क्या हम लोग करते हैं भाई, कोई भी हम लोग मेटल को या एलॉय को लिए, उसको हम लोग मेल्ट किए, मोल्ड करके पोर कर देते हैं मेरा केवीटी में जाने के बाद उसको सॉलिडिफाई करते हैं। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ कास्टिंग। तो कास्टिंग में भी हम लोग मेटल एलॉय का यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह का मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, जो भी चीज का यूज करें, सब तो मटेरियल ही है, सब तो मटेरियल है ना। अब उसका मुझे कितना भाई कितना पोरिंग टेम्परेचर यानी कितना पे उसको गलाएंगे, कब तक उसको सॉलिडिफाई कितना होगा, अलग तरह का अलाउंसेस देते हैं, वो अलग अलग मेटल पे डिपेंड करता है, मेटल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो उन सभी मेटल का प्रॉपर्टी कहाँ से मुझे मिलेगा? मटेरियल साइंस से मिलेगा। समझ आया? फॉर्मिंग करते हैं, फॉर्मिंग मतलब अलग शेप ढालते हैं। जैसे कोई लंबा रॉड है, उसको मुझे गोल करना है, तो हीट दे के करते हैं। अब कितना हीट देंगे कि वो गोल होगा मेरा, वो भाई मेल्ट भी ना कर जाए, ये भी ध्यान रखना है, जल भी ना जाए मेरा मेटल। तो सब पे डिपेंड करता है कि मेटल का क्या मेरा प्रॉपर्टीज है। तो फिर से आ गया क्या? मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग मटेरियल से नॉलेज। यहीं से मुझे सब नॉलेज मिलता है, सभी प्रॉपर्टीज का, हर एक चीज का, अरेंजमेंट का, एटम का अरेंजमेंट का, हर एक चीज का नॉलेज मिलता है। समझ आए? उसी तरह सीट मेटल रहे या कोई भी आप दे उठा लो, वेल्डिंग ले लो, सोल्डरिंग ले लो, ब्रेजिंग ले लो, हर एक जगह पे आपको मटेरियल साइंस का यूज मिलेगा। तो कंप्लीट प्रोडक्शन जो है मटेरियल साइंस का अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग को काफी डिफिकल्ट होगा पढ़ना। समझ आया? अच्छा, मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मटेरियल साइंस होता है ना, फ्रेंकली अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम में बहुत ही बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आराम से आप बना सकते हो हर एक क्वेश्चन को। लेकिन चूंकि अब बोलेंगे सर तब इतना इंपॉर्टेंट, ये तो मेरा नहीं सब्जेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज चाहिए ना हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको इसको अच्छा करना ही पड़ेगा। तो ये आप मत समझना कि ये सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भले ही इजी आ जाए और कम क्वेश्चन आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अगर आपको पकड़ बनाना है तो आपको मटेरियल साइंस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में मटेरियल का ही यूज होता है। प्रोडक्शन समझ गए ना? चलो बात करते हैं पावर प्लांट में। पावर प्लांट तो प्लांट में अलग अलग तरह का मशीन, तो वहां भी मटेरियल। थ्योरी ऑफ मशीन टर्म का अगर बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन, बात ही आ गया मशीन का, और मशीन में अलग अलग तरह का फोर्स वगैरह लगता है, फोर्स का इफेक्ट हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। तो भाई कितना फोर्स लगा, कौन बेंडिंग किया, कौन क्या किया, ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, कैसा हम लोग अलग एलिमेंट यूज कर रहे हैं। समझ आए? टर्म हो गया। एमडी मशीन डिजाइन, फिर मशीन का बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग हीट का देखते हैं, मशीन में क्या क्या यूज होता है। समझ आया? तो ये ना हर एक सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, हर एक सब्जेक्ट, किसी भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे इसका यूज हम लोग नहीं देखेंगे। समझ आया? चलिए, तो ये इसीलिए ये सब्जेक्ट का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मटेरियल साइंस को। हाँ, तो मैंने ये कहा कि बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन मैं आप लोग को जो बताऊंगा ना वो मोर देन सफिशिएंट बताऊंगा। अगर आपको 100% पूछा जाता है तो मैं आपको 120% बताऊंगा। ये चीज आप लोग जानते होंगे, मैं हमेशा बताता हूं। एंड हम लोग टू द पॉइंट भी चलेंगे, टू द पॉइंट यानी एग्जाम ओरिएंटेड ही चलेंगे। हम लोग एग्जाम से ज़्यादा दूर नहीं भागेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल का ब्रॉड इतना ज़्यादा है ना व्यू कि अगर मैं बताते चलूँ तो बहुत ज़्यादा चल जाता है। क्योंकि यू नो दैट इंजीनियरिंग मटेरियल में सब सब्जेक्ट आ जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड रहे, लेकिन मैं इतना आपको बताऊंगा कि जितना जरूरत है उससे मैं ज़्यादा बताऊंगा, ताकि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, खराब से खराब कंडीशन भी, कितना हार्ड आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, आपको गलती से भी छूटे ना, और आपको लाइफ टाइम याद रहने के लिए मैं आपको ईजी और इंटरेस्टिंग तरीका से आप लोग को बताऊंगा। हर एक एग्जाम्पल का फोटो के साथ, एनिमेशन के साथ, वीडियो के साथ, जहां जैसा जरूरत पड़े उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। सो गाइस, चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या बात करने वाला हूं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके आना चाहिए दिमाग में कि सर जी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्यों, ये बताइए। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी भी मटेरियल को पहली नज़र में देखोगे तो आपको उसका क्या नॉलेज पता चलेगा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए मुझे। क्या आप अगर मान लेते इस तरह से समझो कि एक मेरा इस तरह से क्यूबिक शेप का कोई है, क्यूबिक शेप का कोई मटेरियल है, और ये मटेरियल मान लो वुड का, लकड़ी का, ठीक है। और दूसरा मैंने और एक मटेरियल ले लिया, और ये मेरा है आयरन का, लोहा का। एक मेरा लकड़ी का है, वुड का, एक मेरा आयरन यानी लोहा का है, Fe का है, ठीक है। ये मेरा क्या, आयरन का है। ओके, नाउ एक चीज मुझे चाहिए, बताइए
इसको मैं पेंट कर दिया, इसको मैं क्या कर दिया, पेंट कर दिया, चारों तरफ से पेंट कर दिया, तो आपको बिल्कुल भी देख के तो नहीं पता चल पाएगा कि कौन मेरा ओड है और कौन मेरा आयरन है। और दोनों एक जैसा है, एकदम एक शेप एंड साइज का, दोनों का भाई दिखने में भी एक जैसा है, और दोनों को मैंने पेंट कर दिया रेड कलर से मान लो या येलो कलर से, तो दोनों दिख भी रहा है एक जैसा। अब आपको दूर से तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, कौन ओड है, कौन मेरा आयरन है, कौन लकड़ी, बिल्कुल आइडिया नहीं चलेगा। अब चलो मान लेते हैं कि आपने उठा भी लिया, तो जैसे आप उठाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आयरन जो है वो भारी है, वेट है, और वुड जो है वो हल्का है। ठीक है, तो आपको लगेगा ये कुछ ना कुछ जो है, जो ज़्यादा डेंस है तो ज़्यादा भारी है, ये मेरा कम आपके वजन का है। इसके अलावा अगर मैं दोनों को फेंक के मारूंगा तो आपको पता चलेगा कि आयरन से ज़्यादा चोट लगेगा, लकड़ी से मुझे कम चोट लगेगा। तो आप तो इस सब के बारे में जानते नहीं इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में, फिर भी नॉलेज कहाँ से है? क्योंकि हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे आसपास टीचर्स या जो भी सर्कल में रहते हैं उनके द्वारा बताया गया कि इससे चोट लग सकता है, ये खतरनाक चीज़ है, इससे दूर रहो, इससे आपको चोट लगेगा। ये सभी नॉलेज थोड़ा बहुत दिया जाता है हम लोग को, राइट। तो क्या आपको बाहर से देखने से सभी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल रहा है? अब बोलेंगे सर कौन कौन सा प्रॉपर्टी, इतना तो पता चल ही गया, वजन के बारे में, इन सभी के बारे में। तो जब टच किए यानी बाहरी चीजों से देख के पता चला ना कि कुछ स्क्वायर क्यूबिक टाइप का देखने को मिल रहा है, एक का वजन ज्यादा है, एक का वजन कम है, बस इतना ही पता चला। लेकिन क्या इसका अगर मैं बोलूंगा, इसका मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट, क्या आप मेल्टिंग पॉइंट बता पाएंगे वुड का, आयरन का? अगर आप पढ़े तब फट से बता दीजिए सर इतना होता है, इतना होता है। आपने स्टडी कर रखा है ना, आप बाल लोग कुछ भी नहीं जानते हो, आप कुछ नहीं जानते हो, फिर क्या बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। एक गांव का जो कोई किसान है, क्या वो बता पाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या इसका इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी वगैरह इस सभी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता भी या नहीं पाया जाता उस तरह का प्रॉपर्टीज, इसकी ये कितना लोड को झेल सकता है, कितना लोड के बाद ये फ्रैक्चर कर जाएगा, कितना ये बेयर कर पाएगा, इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में आपको कब पता चलेगा? बाहर से तो पता चल नहीं रहा है, यानी कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से तो कुछ पता नहीं है। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से आप ये बोल सकते हो कि इस शेप का नजर आ रहा है, ऐसा दिखने में है, इतना वजन का है, इतने ही ज्यादा लगा सकते हो अंदाजा। इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, इसके अंदर के जो एटम्स वगैरह हैं उसके आपको अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। जब आप उसको स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई इन सब में कौन कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है, और प्रॉपर्टी जो है वो कितना कैसा पाया जाता है दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में। तब डिसाइड करते हो कि ये प्रॉपर्टी अच्छा है, बुरा है, और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। किसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी में हार्डनेस ज्यादा है, किसी में डक्टिलिटी ज्यादा है, तो डक्टाइल कोई ज्यादा उसको वायर बना दिए। कोई अगर मान लो कम स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा है तो उसको हम लोग जहाँ पे लोड लगता है उस जगह पे लगा दिए। समझ आए? तो अलग अलग जगह पे यूज हम लोग करना है, यूज के लिए उसको प्रॉपर्टी को पता करना पड़ेगा। और बाहरी से तो पता नहीं चला तो मुझे इंटरनल घुसना पड़ेगा, इसलिए मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा कि हर एक मटेरियल का, दुनिया में जितने भी मटेरियल है सबका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा कैसा है, इसीलिए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसे पीके मूवी आप लोग देखे होंगे ना, आमिर खान का पीके मूवी, वो एलियन एक तरह से रहते हैं, दूसरे गोले से आए हुए रहते हैं, बोला जाता है दूसरे गोले यानी कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए रहते हैं। अब वो तो भाई अर्थ के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उसको आप बोलेंगे दो चीज़ से फेंक के मारोगे, बोलोगे बताओ कौन में ज़्यादा वजन है, क्या है, उसको तो कुछ वो भी नॉलेज नहीं है, वो तो वो भी नहीं बता पाएगा। समझ आया कि नहीं? और बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। तो बाहर से देखने से कुछ नजर नहीं आता जब तक उसके अंदर आप नहीं जाके देखोगे, यानी कि उसके अंदर इंटरनल में जाके जब तक नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। दैट इज वाई किसी भी दुनिया में किसी भी मटेरियल के बारे में आपको जानना है तो उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उस सभी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जानना है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, बाहरी से कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। दैट इज वाई हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये कितना तरह का होता है? ये आपका होता है कुल 3 तरह का। एक होता है मेरा मैक्रो स्ट्रक्चर, आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, मैं जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था आप लोग को तो मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग दो अप्रोच यूज करते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है मेरा मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो तो वही कहा जाता है मैक्रो स्ट्रक्चर, यानी कि वैसा स्ट्रक्चर जो मेरा नेकेड आई से दिखा जा सकता है उसको हम लोग मैक्रो स्ट्रक्चर कहेंगे। बड़ा स्ट्रक्चर जो खुली आंखों से देख सकते हो उस स्ट्रक्चर को, उसको हम लोग मैक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं। सर जी कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है नेकेड आई से इसको देखा जा सकता है, और इसका रेंज क्या होता है, कितना रेंज तक हमको बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर मेरा मैक्रो स्ट्रक्चर है। तो अगर आप 200 गुना भी जूम कर देते हैं तब भी वो जो स्ट्रक्चर है वो मैक्रो स्ट्रक्चर में ही आएगा, उसको माइक्रो में नहीं गिनेंगे। मतलब आपको 200 गुना, ये गुना समझ रहे हो, 200 इंटू, जैसा आप
मोबाइल फोन देखे होंगे ना, मोबाइल फोन में इस तरह का जूमिंग होता है 0.5x 1x 2x, ये हम लोग जूम करते हैं। जूम करते हैं दूर का चीज पास आते जाता है, पास आते जाता है। जैसे आप टेलीस्कोप से देखते हो अलग अलग तरह का प्लैनेट्स को, स्टार को, तो हम लोग क्या करते हैं, दो बहुत दूर वो चीज है और हम लोग पास करते जाते हैं और वो चीज सामने आते जाता है, उसको जूमिंग पावर। तो अगर मैं 200 गुना भी जूमिंग करके अगर मैं देख रहा हूं तो मेरा किसके अंडर में आ जाएगा, मैक्रो स्ट्रक्चर के अंडर में ही आ जाएगा। और इसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेकेड आई का। नेकेड आई के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं, ज्यादा मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑप्टिकल या फिर एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस का यूज या कोई टेक्निक का यूज करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे आप लकड़ी देखेंगे ना, वुड, ठीक है, तो जब ट्री होता है, ट्री को जब कट किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर आप देखे होंगे ना, यहाँ देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपको लकड़ी का स्ट्रक्चर देखना है तो वो आप लोग खुली आंखों से देख सकते हो। अब ये क्या बताता है, जब लकड़ी कटता है ना तो आप देखोगे ना, इसमें बहुत सारा सर्कल बना रहता है। क्या रहता है, सर्कल बना रहता है। और ये सर्कल क्या बताता है, सर्कल बताता है कि ये कितना साल हुआ है इसका। ये जितना सर्कल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना, उसका इतना ही एज हुआ है। याद रखिएगा, हर एक साल के बाद एक सर्कल बन जाता है, तो वो उसकी ईयर को डिफाइन करता है, उसके ईयर को बताता है। तो आपको अगर वुड का स्ट्रक्चर देखना है तो आप नेकेड आई से देख सकते हो। उसका रेंज कितना है, मैंने बताया कि 200 जूम करके भी देखेंगे तो मेरा किस में आ जाएगा, मैक्रो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। समझ आए मेरी बात की नहीं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड में आ जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर, और हमारे लिए, हमारे कोर्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल साइंस में हम लोग को माइक्रो भी देखना है। हर एक चीज का बाहरी तो कुछ नजर नहीं आया हम लोग का, क्योंकि देखो ये मैंने वुड का बताया, लेकिन मटेरियल जैसे मैंने कहा, मटेरियल को अगर मैं पकड़ा दूंगा 1 किलो का लोहा, तो मैं बोलूंगा बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। अगर आपका कोई नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा, वो देख के बिल्कुल नहीं स्टडी कर पाएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी, कितना हार्डनेस, टफनेस कितना है, नहीं बता पाएगा उसके बारे में। तो भाई ये तो वुड है इसीलिए पता चल गया। तो हम लोग को माइक्रो में देखना पड़ता है मटेरियल के बारे में। दैट में मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। अब माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए भाई हम लोग क्या यूज करते हैं देखने के लिए, उसको अगर उसको पता करना हो सब स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम लोग कौन सा डिवाइस या टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि नेकेड ऐसे तो दिखाई वो देने वाला है नहीं। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइस, दैट डिवाइस इज कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप डिवाइस के हेल्प से हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर को देखते हैं। किसी भी मटेरियल का माइक्रो स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नाउ इसका रेंज क्या होता है, तो ये मेरा 1500 इंटू तक चल जाता है। मतलब 1500 इंटू तक अगर हम जूम करेंगे तब तक जो चीजें दिखाई देगा वो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये मेरा 800, 1000, 1200, 1300 तक भी अगर जूमिंग करेंगे तो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर के अंडर में ही आ जाएगा। तो आपको बहुत बारी जो है ये नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि मेरा माइक्रो है कि नहीं, कहीं नहीं बोलेगा। आप जूमिंग से अंदाजा लगाना कि भाई कितना जूमिंग करना पड़ा, 1000x जूमिंग करना पड़ा, तो 1000x यानी कि ये बेसिकली मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर है। और उसी टाइम बोलेगा कि बताओ, तब इसको देखने के लिए और कोई डिवाइस आपको दे दिया गया कि 1000x जूम करके आपने देखा, तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन सा डिवाइस यूज किए। तो आपको आधा लगा अच्छा 1000 के आसपास है, तो ऑब्वियसली होता है माइक्रो स्ट्रक्चर है। और माइक्रो स्ट्रक्चर हम लोग कौन सा डिवाइस करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। समझ आए मेरी बात की नहीं। इस तरह से आपको नॉलेज यहाँ पे देना है, और कोई एग्जाम में अगर आएगा भी तो लगाना है। ठीक, चलिए ये चीज हो गया। सर इसका एग्जाम्पल बता दिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप, मैं बताता हूं कोई एक एटम के बारे में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। जैसे देखो एक वाटर है, यू नो दैट वाटर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो देखो फिर इसको तोड़ा गया। अब ये देख के आपको पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है, बिल्कुल नहीं आ दिया। अब तो पानी दिखाई दे रहा है, पानी का एक बूंद दिखाई दे रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, छोटा करोगे, और छोटा करके जूमिंग करके यहाँ पे देखो एक हम लोग एक H2 ले लिए हैं, एक H2O ले लिए, मतलब हाइड्रोजन का 2 एटम, ये छोटा छोटा देख रहे हो, ये हाइड्रोजन का 2 एटम है, और ऑक्सीजन का एक बड़ा एटम आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन का बड़ा एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम, ठीक है। इसके बाद मैं, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे एटम के अंदर में ही जाना है, उसके अंदर में ही मुझे देखना है। तो उसके लिए और जूम करोगे, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, न्यूक्लियस, और बाहर में इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते हुए रहता है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, न्यूक्लियस में आपका क्या रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अब आपको क्या पता करना है कि न्यूक्लियस के अंदर भी देखना है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी देखना है। तो फिर इसको आप न्यूक्लियस को और जूम करोगे और जाके देखोगे, तो आप पता है इसके अंदर और जा सकते हो। भाई इसके अंदर भी पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन का टाइप होता है, न्यूट्रॉन, ये सभी चीजें होता है। तो आप और डीप जा रहे हो। तो यहाँ आपने क्या करा, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू के हेल्प से, यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन सभी चीजों के बारे में
पता लगाया और फिर देखें कि इसमें कितना भाई कैसा प्रॉपर्टीज है, कैसा बॉन्ड इसमें लग रहा है, बॉन्ड मेरा कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, तो उससे पता चला कि वो कितना स्ट्रेंथ है, कितना पकड़ मजबूत बना रहा है एक वाटर ड्रॉपलेट दूसरे वाटर ड्रॉपलेट के साथ, किसी अदर के साथ, और किस तरह का बिहेवियर वो दिखाता है। तो पता चल गया, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। समझिए मेरी बात की नहीं? तो ये चीज होता है मेरा माइक्रोस्ट्रक्चर। एंड नाउ थर्ड टाइप मेरा आ जाता है सब स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं और एक चीज में आपको दावा से बोल सकता हूं कि आज जो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो जो चीज आपको जिस तरीके से सब्जेक्ट आप देखिएगा ना, पढ़िएगा ना, मुझे नहीं लग रहा कि आप कहीं देखे होंगे, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगाया गया। इसको बनाने में काफी मेहनत, समझ सकते हो कि 1 महीना से ज्यादा इसको मेहनत लगा है, तब जाके ये सब्जेक्ट ना कंप्लीट में आपके पास आ रहा है। क्योंकि हर एक चीज को मैंने कहा ना, खुद से बनाना और खुद से चीजों को कलेक्ट करना, हर एक सिलेबस देखना सबका, ऑल एज ए का मैं सिलेबस को फॉलो करता था कि इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां से आप क्वालिफाई ना करो उस एग्जाम में। तो काफी बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगा, काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो 2 हो गया। तीसरा आ जाता है मेरा सब स्ट्रक्चर। तीसरा मेरा कैसा स्ट्रक्चर आ जाता है मेरा सब स्ट्रक्चर। अब बारी आता है सर सब स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक और डिवाइस का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसके लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिवाइस का यूज करते हैं। और इसके लिए जो जूमिंग पावर जाता है वो मेरा चल जाता है 1 लाख पे आसपास, यानी कि 10⁶ x तक जूम करेंगे तब जाके हमें सब स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जिसके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक और डिवाइस का यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। नाउ ये जो सब स्ट्रक्चर है इसमें 2-3 चीजें आ जाता है। जैसे इसके हेल्प से ये किस किस एरिया में बेसिकली यूज किया जाता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग एरिया का, यानी कि मैं बता देता हूं, ये लिख सकते हो यूज्ड इन द एरिया ऑफ, किस किस एरिया में हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के एरिया में यूज किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का जो स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जितने भी मटेरियल उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी एटम का अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। उसी से पता लगाते हैं कि मेरा जो मटेरियल है वो मेरा एमॉर्फियस है या क्रिस्टलाइन है या नॉन क्रिस्टलाइन है, इसी से पता चलता है। ठीक है, मटेरियल का स्ट्रक्चर। एंड फिर आ जाता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब क्या? कोई भी जो एटम है, एटम के अंदर का आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन सब के बारे में हम लोग पता लगाते हैं थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग सब स्ट्रक्चर इज यूज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एंड फॉर आवर कोर्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में करते क्या है, अलग अलग मटेरियल के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सा मटेरियल का स्ट्रक्चर मेरा क्रिस्टलाइन है, किसमें मेरा अमॉर्फियस है, किसमें मेरा नॉन क्रिस्टलाइन है। तो ये सब हम लोग इसी के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये आप जान लो, और आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। नाउ ये जो तीनों स्ट्रक्चर है इन सब के अलग अलग तरह का टेक्निक और डिवाइस का यूज करते हैं। तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप डिवाइस का यूज करते हैं क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखना किसी भी आपके मटेरियल का, तो आप कौन सा डिवाइस का यूज करोगे? स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करोगे। अगर आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है तो आप यूज करोगे एक्सरे डिफ्रैक्शन का। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये काफी अच्छा दिखाया जा रहा है, एटम का अरेंजमेंट देख सकते हो काफी पैरेलल, मतलब एक अरेंजमेंट में है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा क्रिस्टलाइन बिहेवियरियस मेरा शो कर रहा है। ये भी रिपीटेशन में है क्योंकि देखो एक मेरा है, फिर दूसरा है, तीसरा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि लेटिस क्या होता है, लेटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लेटिस स्ट्रक्चर से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग इसके लिए कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने के लिए किसी भी मटेरियल का। और अगर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का बात किया जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सभी देखने के लिए, न्यूक्लियस वगैरह देखने के लिए, तो इसके लिए जो हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड योर मॉसबेयर और NMR टेक्निक का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर देखने के लिए मॉसबेयर और आपका NMR का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो और कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लाया हूँ। जैसे कि अगर आप ब्लड वेसल देखे होंगे, खून हमारा नस जो होता है जिससे मेरा ब्लड बह रहा है, आप क्या क्या देखते हो उसमें? आपको तो क्या नजर आ रहा है? सिर्फ आपको नजर आता है कि उसमें सिर्फ खून जा रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बायोलॉजी में भी इसी चीज को पढ़ा रखा हूँ कि ब्लड में सिर्फ ब्लड होता नहीं है, ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है प्लाज्मा। जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना 4th स्टेट क्या होता है, तो 4th स्टेट आपका प्लाज्मा होता है, फिर आपका 3rd स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस-आइंस्टीन, 5th फेज जो होता है। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल भी पाया जाता है
व्हाइट ब्लड सेल भी पाया जाता है, प्लाज्मा भी पाया जाता है और प्लेटलेट भी पाया जाता है। सबका काम भाई, रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? रेड ब्लड सेल का काम रहता है एनर्जी, जो भी आपका फूड, जो भी आप खाना खाते हो ना, वो बॉडी को समझ में आता नहीं है। हम लोग का बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को समझ नहीं पाता है। पिज्जा, बर्गर, चिकन, मटन, ब्रेड, ठीक है, रोटी, ये चीज जितना चीज़ें खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, ये बॉडी को समझ आता है नहीं। बॉडी को क्या समझ आता है? बॉडी को समझ आता है प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, ठीक है, समझ आया, मिनरल्स, ये सभी चीज़ समझ में आता है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेगा आपके बॉडी? तो क्या करता है, हम लोग जैसे खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट किया जाता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू उसको डाइजेस्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। और वो सभी क्या होता है, कार्ब्स वगैरह हो जाता है, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब में तोड़ा जाता है। और इन सबको तोड़ने के बाद जो होता है छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत में सारे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज के बाद वो खून में चल जाता है और खून में जाने के बाद ये एटीपी बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये मेरा खून में मिलने के बाद खून क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा जाता है, हर एक सेल तक, छोटी छोटी कोशिकाओं तक खाना पहुंचा दिया जाता है खून के थ्रू। और उसका जो एनर्जी मिलता है, फिर हर एक बॉडी फंक्शन काम करता है, हर एक सेल मेरा काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। चाहे प्रोटीन का कमी है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, जिसको जैसा चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, तो उसको प्रतिरोधक क्षमता से लड़ेगा। ये सभी का काम करता है कौन? मेरा आरबीसी काम करता है। बेसिकली क्या? पहुंचाना, खाना पहुंचाना पूरे शरीर को। अगर बात करें व्हाइट ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल का रहता है इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाना, बेसिकली प्रतिरोधक क्षमता। जब आप बीमार पड़ते हो तो रोगों से लड़ने का काम मेरा करता है व्हाइट ब्लड सेल। कहीं चोट आपको लग जाता है तब भी काम करता है मेरा व्हाइट ब्लड सेल, उसको ठीक करने का काम करता है। आप बोलोगे सर मेरा खून जब कहीं नस फट जाता, कहीं पे चोट आता, तो क्लोट कैसे होता है, खून कैसे जमता है? विटामिन के करता है। विटामिन के क्या करता है? जैसे मान लो कोई थप्पड़ मारा या कहीं चोट लग गया गाल पे, तो वहां पे क्या होता है, आप देखोगे जमने लगता है ब्लड, तो विटामिन के पहले जमाता है। उसके बाद क्या करता है, रेड ब्लड सेल वहां जाता है और वहां से कॉल करता है, फोन करता है, समझो ऐसा ही बात होता है, कॉल करता है कि व्हाइट ब्लड सेल जल्दी आइए, यहाँ पे चोट लगा किसी को। अब वहां पूरा व्हाइट ब्लड सेल आ गया, अब वहां पे जाके खूब मेहनत करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज को रिकवरी होता है ना, तो आपका शरीर गर्म हो जाता है, फीवर आ जाता है, और वो जगह जहां पे कोई चोट लगता है वहां लाल हो जाता है। रीजन क्या होता है कि वहां पे काम किया जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है आपके व्हाइट ब्लड सेल के द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, तो वो चीज वहां पे गर्म हो जाता है। समझ आया कि नहीं? इस तरह से ठीक किया जाता है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में लाता है व्हाइट ब्लड सेल। यही हुआ था कोविड में, जब इंसान सबको कोविड हुआ था बहुत सभी को, तो 14 दिन का टाइम क्यों दिया गया था लॉकडाउन में कि 14 दिन आपको सबसे रहना है, दूर रहना है, ताकि दूसरे को फैलाओ नहीं वायरस। क्योंकि 14 दिन के बाद बॉडी जो है समझ लेता कि ये वायरस कैसे काम कर रहा है, तो फिर उसको मारने लगता है, उसको किल करने लगता है। 14 दिन टाइम लगता है बॉडी को समझने में, यानी कि बेसिकली ब्लड को जो किल करेगा, जो उसको मारेगा, जो प्रतिरोधक क्षमता, जो व्हाइट ब्लड सेल है, उसको समझने में लग गया था 14 दिन उस वायरस को। उसके बाद वो समझ गया, फिर उसको किल करना स्टार्ट और खत्म हो गया। तो उतना दिन तक अगर इंसान जिंदा रहा तो अच्छी बात है। तो इसीलिए बोला गया कि उसके अंदर अगर प्रतिरोधक क्षमता तो 14 दिन सर्वाइव कर जाएगा। अगर 14 दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो फिर डेथ हो जाता था उसका। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर जी 14 दिन तक क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता? माय डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा जो बॉडी का मेन सब पार्ट है ना, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, सब काम कर रहा है उसको समझने में, और सब मीटिंग बैठा के रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल समझ रहा है कि आखिर ये वायरस कितना वेरिएंट है, वो कैसे किल कर रहा है हमारे बॉडी का हर एक सेल को, कैसे इसको समझा जाए। तो आपके जितना कुछ है ना, आपके दिमाग चलाने के लिए, बॉडी चलाने के लिए, हाथ कुछ ये सभी जितना मूवमेंट देते हो दिमाग से ही चलता है। तो इस सब जो एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ब्लड वगैरह से आ रहा है, तो ये सब तो किसी और काम में बिजी है, तो आपको एनर्जी मिल नहीं पाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके अंदर उतना एनर्जी होना चाहिए, इसलिए हेल्थ रहो, अच्छे अच्छे चीजें खाओ, ये सब कहा जाता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? और प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो इस सभी को कैरी करता है, प्लेटलेट्स को, रेड ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को कैरी करता है। ये तो पीला पीला कलर से देख रहे हो ना, ये इसको कैरी करता है, लेके जाता है। समझ आए? एक जगह से दूसरे जगह। समझ आए? और प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है? मान लो कहीं फट गया, वेसल फट गया, तो उसको बांधने का काम करता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? उसको क्लोटिंग करने का यहाँ पे काम करता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल का काम आता है, वो उसको ठीक करता है। और ये ब्लड वेसल है जिससे खून में रह जाता है। तो ये सभी चीज क्या आपको बाहर से नजर आएगा? नहीं, बाहर से नजर आएगा। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इसके लिए आपको माइक्रो स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, और जिसके लिए हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के हेल्प से ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग कैसे देख पाते हैं? जब हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर में जाके
इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तभी जाके इसके बारे में हमको इतना जो मैंने बताया ये सभी कोई ना कोई सर्च किया, कोई ना कोई रिसर्च किया है और इन सभी के थ्रू पता लगाया है। तो आप समझ सकते हो सिर्फ इंजीनियरिंग में ही नहीं, इसका यूज हर जगह पे यूज किया जाता है, बायोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा, मेडिकल में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। समझ आए इतना बात की नहीं। उसी तरह एटम का बात करा गया है, कार्बन एटम में देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है, तो ये सभी कैसे पता चलेगा, जब हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे, यानी कि बेसिकली बात किया जाए तो अंदर में जाके देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है। तो आई होप सो कि यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आ जाता है मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या आ जाता है मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं बात करता हूं सर जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चीज देखो, कोई भी टीचर बताए ना, और कोई टीचर अगर किसी के बारे में नहीं बता पाता है तो फिर वो टीचर ही ना हुआ। मैं चाहता हूं कि आप लोग को ऐसा एक्सपीरियंस देना जो कोई ना दे। तो आप कोई भी चीज में ना पहले क्वेश्चन लाओ, दिमाग में क्वेश्चन लाओ कि अच्छा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब ये क्या चीज है भाई। देखो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर का अगर आपको प्रॉपर्टी जानना है तो क्या आपको जानना पड़ेगा, उसके अंदर के एटम का अरेंजमेंट, उसके अंदर के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, या फिर उसके अंदर जो ही छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो कैसा अरेंजमेंट है। आप बोलेंगे सर अरेंजमेंट से क्या कनेक्शन है, प्रॉपर्टी जानना। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह समझो कि एक रूम में इस तरह करके लड़का है, इस तरह करके लड़का है, एक में क्या है, इस तरह करके लड़का, 2 लड़का है, 3 है लड़का, फिर और 3 लड़का खड़ा है, और एक में क्या है, 1 लड़का यहाँ, 2 लड़का यहाँ, 3 4 5 6। देखो एक में इस तरह करके है, जैसे तैसे खड़ा है, सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में एक लाइन में जो है 3-3 लड़का करके खड़ा है। अब मान लो कोई मॉनिटर आया और उसको पता करना कि 6 लड़का के बारे में जाओ, नॉलेज मुझे चाहिए, प्रिंसिपल बोल दिया कि काम मेरी तरह ड्यूटी है, जाके पता करो सब लड़का का हेयर स्टाइल के साथ, सबका फोटो वगैरह लो, है ना, और उसका बिहेवियर वगैरह चेक करो थोड़ा, 10 मिनट में वो लोग क्या कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। तो मैं क्लासरूम में जाऊँगा और सब आराम से बैठे हुए हैं, तो मैं पता कर सकता हूँ कि वो ऐसा दिखने में है, उसका हेयर स्टाइल ऐसा, फोटो में ले सकता हूँ, मतलब उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं जान सकता हूँ कि बिहेवियर क्या, सब चीज़ के बारे में थोड़ा रह के देख के मैं पता कर सकता हूँ। तो ये हम लोग अच्छी तरह से पता किए। तो क्यों पता कर पाए, क्योंकि इसके एटम मान लो ये सभी क्या है, दीज आर एटम्स है, क्योंकि एटम का जो व्यू है ना सब देखने में काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, मतलब ये अरेंज में है, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट में है, एक रेगुलर बोल सकते हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, दैट इज वाई इसको स्टडी करना काफ़ी इजी है। लेकिन जब मैं यहाँ गया, सेकंड वाला रूम गया, तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक के ऊपर कोई एक चढ़ा हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई सोया हुआ है, तो अब इसको स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट है, यानी कि काफ़ी ये मेरा डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर है तो इसकी प्रॉपर्टीज मुझे पता नहीं चल पाया। तो प्रिंसिपल के पास मैं जाकर बोलूँगा पहला रूम के बारे में कि इतना इतना ऐसा ऐसा हाइट का है, ऐसा ऐसा कलर में है, ऐसा ऐसा शर्ट पहना है, ऐसा ऐसा वो बात उत कर रहा है, उसका नेचर ऐसा ऐसा पता कर लिए। सेकंड रूम के बारे में पूछा गया तो मैं बोलूंगा सर वहां पता ही नहीं चला। क्यों? कि बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी सब एक साथ धसे वैसे एक साथ, तो बहुत ही डिफिकल्ट हुआ जानना सबके बारे में। तो क्या हुआ, यहां से मुझे बिल्कुल पता नहीं चल पाया प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दैट इज वाई किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर में जो एटम है उन सब का अरेंजमेंट कैसा है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, वही मेरा बताता उसके प्रॉपर्टीज को। तो जो किसी भी मटेरियल का है ना, मटेरियल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, ठीक है। मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या डिसाइड करता है मेरा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी, तो यही मेरा हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय मटेरियल प्रॉपर्टी। और मटेरियल प्रॉपर्टी मेरा किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर का अरेंजमेंट कैसा है। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्या कहा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर अंदर मटेरियल के अंदर का एटम का अरेंजमेंट कैसा है, वही मेरा डिफाइन करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी को, और वही मेरा कहा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर वही बोले कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको क्या बताना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम का अरेंजमेंट होता है, एटम का अरेंजमेंट, एटम का जाल होता है, जो कैसा अरेंजमेंट है उस चीज को बताता है, और उससे पता चलता है कि किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं आप यहां से एक चीज बोल सकते हो कि यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो, ये लिख लेना दैट मटेरियल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मटेरियल के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, जो पता चलता है कि किसी मटेरियल के अंदर में एटम का अरेंजमेंट कैसा है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उसका जो सब पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा है, राइट। अब बात करते हैं
इन सब के बाद दैट किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी मुझे अगर जानना है तो किस किस स्टेप से मुझे पार करना पड़ेगा, किस किस स्टेप से पार करके मुझे मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में जानना, नॉलेज मिल जाएगा। तो उसके लिए चलो स्टेप का बात कर देते हैं, 1 बाय 1 करके स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले एटम है ना, एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में जानते हैं। ठीक है, ढेर सारा एटम मिलके मेरा बनाता है क्या, स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये स्ट्रक्चर मेरा दो तरीका का होता है, एक होता है मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक होता है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर। बिकॉज वी आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो हम लोग को मतलब अभी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर से। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर अस, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैंने एटम से बन गया, बहुत सारे एटम मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब उसका अरेंजमेंट देखना है तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर से मुझे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज पता चलता है। क्या पता चलता है, मैंने क्या कहा, एक सेकंड, कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अगर आपको पता करना है तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर मेरा क्या क्या चीजें बताता है, माइक्रो स्ट्रक्चर से मुझे क्या क्या चीज का नॉलेज होता है। तो पहली बात, इससे नॉलेज होता है मेरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरा डिफेक्ट्स का और रेसिडुअल स्ट्रेस का। ठीक है, मेन तो ये चीजों के बारे में पता चलता ही चलता है। आप बोलेंगे सर क्या है, थोड़ा इजी तरीके से समझाइए। देखो, फेज डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में जितने भी मटेरियल होता है, सब कंपोनेंट, सब मटेरियल जो होता है वो एक फेज में होता तो है नहीं, अलग अलग फेज में पाया जाता है। जैसे मान लो वाटर ले लो, पानी जो है वो मेरा लिक्विड में भी पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। जैसे कि आप देख लो वाटर वेपर जो किस में है, गैस में है। ठीक है, तो बात करते हैं पानी का, तो ये लिक्विड में है। आइस दे लो, आइस जो बर्फ होता है, ठीक है, वो किस में, सॉलिड में है। तो अलग अलग फेज में पाया गया। तो बहुत जगह में क्या होता है कि मटेरियल जो होता है, एक मटेरियल अलग अलग फेज में ही पाया जाता है एक टाइम में भी। तो कौन सा कम ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा फेज है, इसके बारे में नॉलेज कौन देता है, मेरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अब बोलेंगे सर इसका यूज क्या, थोड़ा बताइए कहाँ पे करते हैं, थोड़ा एग्जांपल दीजिए। अगर इंजीनियरिंग में यूज ही करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, टीटी डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम, ये सभी क्या है, ये सभी तो एग्जाम्पल ही है ना। क्या करते हैं, याद है, आयरन और कार्बन डायग्राम में हम लोग आयरन लिए कुछ परसेंटेज, ठीक है, आयरन लिए कुछ परसेंटेज, कार्बन लिए कुछ परसेंटेज और कुछ टेम्परेचर में उसको हीट करके देख रहे हैं, हीट कर रहे हैं फिर कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे कूल कर, उसके चलते उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल जो आपका प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके एटम का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो एटम का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो वो नया ही प्रोडक्ट बन जा रहा है। कोई अल्फा आयरन का भी बन जाता है, समझ आए कि नहीं, कभी गामा आयरन बन जाता है, समझ आए। तो देखो आयरन का नाम ही चेंज हो गया, स्टील कास्ट आयरन बन गया, कुछ टेम्परेचर तक बढ़ाए, कुछ कार्बन मिलाए, तो हम लोग क्या करें, उसका अरेंजमेंट को चेंज करके नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया नया तरह का मटेरियल बना रहे हैं, समझ आए। तो समझ लो कि एटम का अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। एटम का अगर अरेंजमेंट चेंज हुआ ना तो नया ही बन जाता है आपका क्या, पार्टिकल्स, नया ही मटेरियल बन जाता है। इसी तरह एलोट्रोप में पढ़ते हैं ना, आपका चाहे डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एलोट्रोप अलग अलग तरह का पाया जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो मटेरियल ही चेंज हो गया, कुछ नया ही मिल गया, पहले कुछ और था अब कुछ नया हो गया, समझ आया। तो ये सब हम लोग देखते हैं फेज डिस्ट्रीब्यूशन में ही, फेज चेंज होता है भाई, सॉलिड से लिक्विड की ओर जाता है, उसको हीट करते हैं, फिर इसको कूल करते हैं, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा कौन बताता है, माइक्रो स्ट्रक्चर बताता है। फिर डिफेक्ट, भाई मटेरियल में कितना तरह का डिफेक्ट है, जैसे देखो यहाँ पे ये सभी डिफेक्ट और ये सब के बारे में हम लोग स्टडी किए भी हैं और करेंगे भी। जैसे यहाँ देख सकते हो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट हो गया। तो ये जितने भी डिफेक्ट है, ठीक है, ये सब मेरा अलग अलग तरह का मटेरियल पे पाए जाने वाला डिफेक्ट है। तो ये भी डिफेक्ट मेरा कौन बताता है, माइक्रो स्ट्रक्चर। जब हम लोग अंदर जाते हैं तभी तो पता चलता है कि कितना तरह का डिफेक्ट है, बाहर से तो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। फिर रेसिडुअल स्ट्रेस, यानी कि कितना उसमें स्ट्रेस वगैरह है, कितना इसमें स्ट्रेस है, ये सब का पता चलता है। टेंसाइल स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अच्छा, रेसिडुअल स्ट्रेस क्या होता है वो जानो। जब मैं मान लो लोड अप्लाई नहीं करता हूं मटेरियल पे, मटेरियल में बिना लोड अप्लाई के जो मौजूद रहता है ना स्ट्रेस, उसको हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेस कहते हैं, उसको रेसिडुअल स्ट्रेस कहते हैं। और सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गया, समझ आए, ये बस समझाया गया। उसी तरह हायरार्की में जैसे ये एटम है, ये ढेर सारा एटम मिला, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक एटम है, ये मेरा दूसरा एटम है, ये मेरा तीसरा एटम है, ये चौथा है, ये पांचवा है। सर ग्रीन में भी आपका अलग अलग एटम है। तो एटम से मिलकर यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर से क्या बना, ये मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं, यानी कि माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं और
यहाँ पे हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किसमें ज़्यादा हीट से क्या टेम्परेचर, क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या चीज़ें हैं, मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फेज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिफेक्ट और रेसिडुअल स्ट्रेस वगैरह के बारे में देखेंगे, राइट। तो यहाँ से आप ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूँगा आगे, तो इन सबको मिला के फिर मेरा कंपोनेंट रेडी होता है, समझ आया कि नहीं। इन सबको मिला के क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर मिला के मेरा कंपोनेंट रेडी होता है। तब हम लोग पता चलता है कि ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल कंपोनेंट है, ये मेरा कास्ट आयरन हो गया, मेरा स्टील हो गया, इसको आप यहाँ यूज करो, उस बेसिस पर उसको यूज किया जाता है। जब तक स्टडी नहीं करेंगे हम लोग कहीं भी किसी चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपको पता है ना वो स्टील है, स्टील कौन बोल दिया, वो कहीं ना कहीं भाई पूरा का पूरा किया गया स्टडी उस पर, तब जाके वो बताया गया कि ये स्टील है, तो स्टील का यूज हम लोग वैसे जगह पे करते हैं। ये मेरा स्टेनलेस स्टील है, मतलब इसमें हम लोग पानी में डुबा के भी रखेंगे तो जंग नहीं लगेगा, तो हम लोग वैसे जगह पे यूज करते हैं। ये मेरा कास्ट आयरन है, इसमें मतलब ज़्यादा मेरा हार्डनेस वगैरह है, तो उसके जगह में वैसे जगह में यूज करते हैं, डैम्पिंग फोर्स वगैरह लग, समझ आए मेरी बात की नहीं। तो ये चीज़ मेरा हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग जाते हैं एकदम डिटेल से पता करते हैं कि कैसे मेरा स्ट्रक्चर बनता है, कैसे मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है लेटिस स्ट्रक्चर से। थोड़ा और हम लोग पीछे जाते हैं तो वन बाय वन करके देखते हुए जाते हैं। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटिस के बारे में। किसी बात करेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट लेटिस के बारे में कि आखिर मेरा ये लेटिस जो है वो क्या होता है, ये चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लेटिस का बात करता हूँ तो लेटिस क्या होता है, लेटिस मेरा होता है नेटवर्क्स ऑफ पॉइंट, पॉइंट का नेटवर्क होता है या फिर पॉइंट का जाल होता है। ये कौन सा पॉइंट का बात कर रहा है, ये लेटिस पॉइंट का बात कर रहा है। और ये पॉइंट बेसिकली ना एटम का सेंटर होता है। क्या ये चीज समझ आया, नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो ये लेटिस स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सेकंड, ये मेरा लेटिस स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, लेटिस। ध्यान देना मैं दो चीज में बताऊंगा अभी, लेटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक मैं बताऊंगा क्या, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये दोनों अलग होता है। अगर मैं लेटिस स्ट्रक्चर का बात करूं तो क्या होता है, जैसे कि देखो ये जो आप दिख रहा है ना, ये लेटिस पॉइंट है। क्या है ये मेरा लेटिस पॉइंट है। तो देखो यही मैंने कहा लेटिस स्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क्स ऑफ पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट का जाल। तो देखो यहाँ पे एक लेटिस पॉइंट, ये भी दूसरा लेटिस पॉइंट, ढेर सारा यहाँ पे लेटिस पॉइंट आ रहा है, तो ये पूरा बन के क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लेटिस स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो लेटिस पॉइंट है ना वो बेसिकली एटम का सेंटर होता है। एटम क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ पे एटम कुछ इस तरह से आएगा, ये एक एटम रहा, ये एक एटम रहा, ये एक एटम रहा, इस तरह करके पूरा का पूरा सब में ना एटम फिल हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, एटम फिल हो जाएगा। यहाँ पे एटम रहा, यहाँ पे एटम रहा, यहाँ पे एटम रहा, यहाँ एटम रहा, यहाँ एटम रहा, यहाँ एटम रहा, तो ये एटम से मिलकर बना रहता है। अब जैसे मैं यहाँ पे, अब तो ये क्या हो गया, ये मेरा लेटिस पॉइंट था, लेकिन अब ये मेरा एटम है ना, बड़ा वाला क्या हो गया, एटम। तो अब एटम का जाल बन गया। अब ये नेटवर्क ऑफ एटम, तो जब मैं बोलूंगा नेटवर्क ऑफ एटम तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा नेटवर्क ऑफ एटम, मतलब एटम का जाल। तो अब ये बन गया मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पहले मेरा क्या था, लेटिस स्ट्रक्चर था, जब मैं लेटिस पॉइंट का स्ट्रक्चर बनाया, जब मैं एटम का स्ट्रक्चर बना दिया, एटम का जाल बना दिया, तब ये बन गया मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये होता है डिफरेंस लेटिस स्ट्रक्चर में और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। क्या मैंने बताया, एक लाइन में बता देता हूं फिर से। लेटिस स्ट्रक्चर में मेरा जो स्ट्रक्चर होता है वो लेटिस पॉइंट का होता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो मेरा जाल होता है, नेटवर्क होता है, वो मेरा एटम का होता है। एटम का जब बहुत सारा एलिमेंट हो जाता है एक रेगुलर वे में तो उसको हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहेंगे, और लेटिस स्ट्रक्चर में लेटिस पॉइंट का एक जाल होता है जो बेसिकली एटम का सेंटर होता है, जो एक रेगुलर वे में सजा हुआ रहता है। एक लेटिस पॉइंट के चारों ओर एक जैसा नजर आपको आएगा। इस पॉइंट के चारों ओर देखो एक जैसा नजर आ रहा है, इस पॉइंट के चारों ओर देखो एक जैसा, मतलब उसके चारों ओर का माहौल जो रहता है ना, पड़ोसी एक जैसा रहता है, और एक ही अरेंजमेंट में आपका आते जाएगा, एक ही लाइन पे आएगा। तो ये दोनों में देखने को मिलता है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर में भी, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी। बस दोनों में अंतर यही है कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर में लेटिस पॉइंट का स्ट्रक्चर होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और लेटिस पॉइंट मेरा एक एटम का सेंटर होता है, दैट्स इट। ये सभी चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा।
अब चलो और चीजें मैं कुछ बताता हूँ 1D 2D 3D में, क्योंकि देखो 1D और 2D बेसिकली आपको समझाने के लिए है। एक्चुअल में जो भी मटेरियल होता है कोई 1D 2D में तो होता नहीं है, सब का सब मेरा 3D में होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए 1D 2D में मैं आपको समझाऊंगा। इस पॉइंट का भी, इसका भी चीज का भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नाउ पहले मैंने कहा नेटवर्क का पॉइंट होता है लेटिस, फिर बात करेंगे ईच पॉइंट, सभी का सभी पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट करता सेंटर ऑफ द एटम। वही मैंने कहा सबका सब मेरा पॉइंट जो है ना वो सेंटर ऑफ एटम को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक एटम अगर ले लेंगे, दिस इज माय एटम, ठीक है, तो ये बीच में जो है ना दिस इज कोर योर लेटिस पॉइंट, ये मेरा लेटिस पॉइंट है और ये मेरा एटम है। तो मेरा ईच पॉइंट जो होता है, जो लेटिस पॉइंट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सेंटर ऑफ द एटम को। ये भी चीज क्लियर हुआ। चलिए अभी मैं ये सब चीज को दिखाऊंगा आपको फिगर से, इसलिए हटा रहा हूँ, जो कि जितना नोट्स में है उतना ही चीज लिख रहा हूँ। एक जगह पे बहुत सारी चीज अगर कर दूंगा तो होच पोच आ जाएगा। फिर आगे पैटर्न ऑफ द पॉइंट रिपीट इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपीट करता है। आप यहाँ पे देखो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये देखो रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, और ये रिपीट करता है तो इनफाइनाइट तक। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मात्र 3 ही नजर आ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, ये डॉट डॉट करके दिखाएगा ना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, मतलब इसका कोई अता पता नहीं है, इतना दूर तक आप जा सकते हो। इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, और इधर भी, इधर भी, इधर भी। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक, अनंत तक जा सकता है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तक अपने आप को रिपीट कर सकता है, रिपीट कर सकता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? चलिए ये चीज हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये चीज हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में द रिपीटेशन में 1D 2D एंड 3D, मतलब जो रिपीटेशन होता है वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है, हर तरह। अब डायमेंशन करके मतलब क्या है कि मान लो 4 मैंने यहाँ पे लिया उंगली, ठीक है, इस तरह करके देखो। अब ये 4 मेरे इधर भी लगा दिए, ऊपर भी लगा दिए, आगे भी लगा दिए, पीछे भी लगा दिए, हर तरफ लगा दिए, ठीक है। तो वो 1D 2D 3D, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 1D का एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 1D का एग्जांपल। 1D में 1D 1 डायमेंशन मतलब क्या था, जैसे लेंथ ले लो, लेंथ सिर्फ एक ही तरफ नजर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ। क्या लेंथ के अलावा यार कुछ मिल रहा है? LBH होता है ना, हाइट होता है, बिर्थ होता है, क्या कुछ नजर आ? सिर्फ लेंथ ही निकल रहा है, एक ही डायमेंशन मिला आपको ना। यार 2D में मतलब क्या है, देखो यहाँ पे L, यहाँ से लेकर मान लो ये लेंथ निकालो, लेंथ, तो ये हाइट भी निकल गया ना, 2, मान लो ये हाइट है, मान लेते हैं, तो L और H 2 डायमेंशन मिला ना, यही 2 डायमेंशन। और 2 जगह पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में 2 चीज मिल गया, तो 2D में हो गया। और ये हर जगह पे रिपीट करता है, तो देखो 1D में भी रिपीट किया, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और जा सकता है, इधर इधर जा सकता है, और इसमें 2D में मतलब इधर और भी जा सकता है और इधर भी और जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में कितनों भी जा सकता है। ये 2D हो गया। और अगर मैं 3D का बात करूंगा तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूं। ये देखो 3D, ये देखो 3D, इधर भी जा रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट करते हुए जा रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है, और आपको इस डायरेक्शन में भी रिपीट कर सकता है। इधर भी बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ऊपर में भी 2 बना ले सकते हो, और 2 बना के आप क्या कर सकते हो, फिर से इसको आप मिला सकते हो, ऐसे करके मिला देना, ऐसे करके मिला सकते हो। और यहाँ भी देख सकते हो, बहुत सारा बन सकता है लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, कुछ एक यहाँ भी आ जाएगा लेटिस पॉइंट, और ये आपस में फिर से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह करके हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखो हर डायरेक्शन में गया कि नहीं, इस डायरेक्शन में भी गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी गया, और अंदर भी जा रहा है। तो हर एक डायरेक्शन में मेरा रिपीट अपने आप को कर सकता है। तो ये है 3D, और हर एक चीज जो है ना आपका 3D में ही रहता है। रियल लाइफ में 2D और 1D बस दिखाने के लिए होता है। जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ जो देख रहे हो ये मेरा 3D का एग्जांपल है। ये हर डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, एटम का अरेंजमेंट यहाँ पे है। समझ आए मेरी बात की नहीं? चलिए ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, दैट ईच पॉइंट हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग। भाई आसपास जो पड़ोसी होता है ना वो एक जैसा रहता है, हर एक का आस का पास का पड़ोसी एक जैसा। जैसे इस पॉइंट को ले लो, इसके आसपास देखो एक जैसा पॉइंट, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा लेटिस पॉइंट। उसी तरह जैसा मैंने इस पॉइंट को कहा, यहां भी देखेंगे इसके भी आसपास एक जैसा, इसको देखेंगे इसके भी आसपास एक जैसा, इसके भी आसपास इधर इधर और इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कितनों भी चाहो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। तो ये मेरा हो जाता क्या, लेटिस। ये हो गया मेरा लेटिस। ये 2D स्ट्रक्चर है, 2D लेटिस स्ट्रक्चर है। ये लेटिस स्ट्रक्चर क्यों है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि लेटिस पॉइंट का स्ट्रक्चर है। और लेटिस पॉइंट क्या होता है, एक एटम का सेंटर होता है, एक एटम का सेंटर होता है। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ एन एटम है, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ एटम को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं लेटिस पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटिस पॉइंट। इसको हम लोग बोल रहे हैं लेटिस
पॉइंट, इसको हम लोग लेटिस पॉइंट बोल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ से? चलिए ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए ये 3D में बनाएंगे तो ये देख सकते हो यूनिट सेल बन गया, एक सेल को यहाँ से लिया गया, एक बॉक्स को लिया गया, ठीक है, एक बॉक्स को लिया 3D में तो यूनिट सेल हो गया। और इसी तरह से मेरा क्रिस्टल लेटिस बन गया। क्रिस्टल लेटिस क्यों? क्योंकि ये सब यहाँ एटम से बना है, ये 3D में दिखाया जा रहा है। और ये मेरा हो गया क्या? एक यूनिट सेल और ये मेरा लेटिस पॉइंट। ये तो पॉइंट मेरा लेटिस पॉइंट ही कहलाएगा, लेकिन जब एटम घुस जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल आपके बन जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। आगे ये मेरा 3D, अच्छा हाँ, आओ और किस चीज़ जान लो। ये 3D में, अच्छा 2D भी हो गया, 3D मैंने आपको बता ही दिया। 3D में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एटम को हम लोग ना मोटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटिव। जैसे मैंने कहा ना, ये रेड कलर क्या है? रेड कलर जो ये तो लेटिस पॉइंट मेरा हुआ ना, देखो यहाँ पे लेटिस पॉइंट दिखाया गया, ये रेड कलर का है, ये मेरा रेड कलर का है। देखो मैं ग्रीन से आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, ग्रीन से देखो ये मेरा पॉइंट जो है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये क्या है? मेरा लेटिस पॉइंट है, लेटिस पॉइंट है, ये मेरा लेटिस पॉइंट है। ठीक है, लेटिस पॉइंट क्लियर हो गया। और लेटिस पॉइंट क्या होता है? एटम का सेंटर होता है। तो ऊपर में देखो मैंने एक एटम रख दिया, ये गो 2 एटम रख दिया और तीसरा एटम रख दिया, और इस एटम को हम लोग मोटिव भी कहा जाता है। क्लियर दो चीज? अच्छा ठीक है। और दो लेटिस पॉइंट के बीच के जो डिफरेंस होता है ना, अंतर होता है, उसको हम लोग बोलते क्या? उसको कहा जाता है मेरा लेटिस के बीच का इंटरवल। इंटरवल जैसे देखो ये एक मेरा, जैसे ग्रीन से देखो ये एक मेरा लेटिस पॉइंट है, ये मेरा दूसरा लेटिस पॉइंट है, तो उन दोनों के बीच के जो अंतर है ना, जो डिफरेंस है, उसको हम लोग लेटिस इंटरवल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लेटिस इंटरवल कहते हैं। तो इसका भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इतना चीज क्लियर हो गया? तो ये हो गया लेटिस स्ट्रक्चर। देखो अभी भी लेटिस स्ट्रक्चर ही है, ये भी लेटिस स्ट्रक्चर भी है। अभी तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर मैं इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कन्वर्ट करूं तो बस करना क्या है? हर सेंटर, क्योंकि ये सेंटर मान के, लेटिस पॉइंट को एटम का सेंटर मान के आप एटम सेट बैठाते चलो। तो मैं यहां भी बैठा दिया इस तरह करके, ठीक है, यहां भी बैठा दिया, यहां भी बैठा दिया। अच्छा और एक चीज, जब आप 2 लेटिस पॉइंट को लेते हो ना, तो याद रखना, ये 2 लेटिस पॉइंट को अगर लेते हो तो सेंटर मान के, लेटिस पॉइंट को सेंटर मान के जब एटम बैठाओगे तो इसको बीच से ना सर्कल बनाना, इधर से इस तरह करके सर्कल बनाना, ऐसे करके, और इससे भी, मतलब दोनों आपस में टच करना चाहिए। तो दोनों आपका क्या होना चाहिए? एक आपका ये रेडियस होना चाहिए हाफ, सेंटर से एकदम हाफ हाफ होना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं 3 हम ले लेते हैं यहाँ पे लेटिस पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे 3 लेटिस पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, इधर भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, इधर भी एक मैंने पॉइंट ले लिया, इधर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो आपको ये ध्यान रखना कि मान लेते हैं आपने क्या करा, ऐसे करके कर दिया, तो ध्यान दो, इधर तो आपको ठीक है आधा आ गया, लेकिन इधर आप ज़्यादा पार कर दिए, इधर ज़्यादा पार कर दिए, इधर ज़्यादा पार कर दिए, तो अब जो सेंटर ये तो बनेगा, ये तो पूरा बन गया, लेकिन इधर वाले देखो इधर जगह ही नहीं मिला इसको, यहाँ भी जगह नहीं मिला, या फिर इसको अगर जगह मिला तो बड़ा बनेगा, तो देखो ये सेंटर तो हुआ नहीं ना, ये सेंटर से यहाँ सेंटर आ जाएगा, सेंटर यहाँ आ जाएगा, जबकि यहाँ आ गया है। तो आपको ध्यान रखना कि हाफ लेना है, ठीक है, लाइन का हाफ से सेंटर को बनाना है, सर्कल को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लेटिस स्ट्रक्चर से 2D लेटिस स्ट्रक्चर से, इसको कर रहा हूँ 2D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैंने एटम यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ये मैंने एटम सेट कर दिया, यहाँ मैंने एटम सेट कर दिया, यहाँ मैंने, एक सेकंड, यहाँ मैं एटम इसको सेट कर दिया, यहाँ मैंने एटम सेट कर दिया, यहाँ भी सेट कर दिया, यहाँ भी सेट कर दिया, यहाँ भी सेट कर दिया, फिर यहाँ मैंने सेट कर दिया, यहाँ सेट कर दिया, यहाँ सेट कर दिया, यहाँ मैंने सेट कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। ऐसे करके पूरा में जो है मैंने सेट कर दिया। नाउ ये मेरा क्या बन गया? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। सेम यहां भी अगर मैं पूरा में बैठा दूंगा तो ये भी मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। और 2D 3D का बात ये है कि आप 2D में दिखा रहे हो, 2D 3D में दिखा रहे हो। ये मेरा 2D बन गया क्योंकि 2D में दिख रहा है, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल में है तो 3D बन गया यहाँ पे। तो आप 2D भी दिखा सकते हो, 3D में भी दिखा सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। पॉइंट ऑफ व्यू का बात किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर मटेरियल, हर एक मटेरियल जो है, अधिकतर नहीं, हर एक मटेरियल, क्योंकि जो भी आपको दिखता है दुनिया में मटेरियल, कोई 2D में तो दिखता नहीं, कोई फिगर तो है नहीं, रियल लाइफ का चीज है मटेरियल, तो वो 3D में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो और एक चीज समझ, यहाँ पे क्या हुआ डिफरेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में और लेटिस स्ट्रक्चर के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि लेटिस स्ट्रक्चर भाई पॉइंट का जाल होता है। अगर बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम का जाल होता है। एटम का जाल मतलब लेटिस में बस क्या हुआ, लेटिस पॉइंट में एटम जुड़ गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हूं दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेटिस प्लस एटम, मतलब लेटिस पॉइंट में उसमें अगर एटम डाल दिए तो मेरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द रिपीटेटिव पैटर्न।
3D स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग देखते हैं वो सभी मेरा 3D में ही होता है मटेरियल, 2D 1D तो समझाने के लिए, इसलिए 3D लिखा गया है। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ रिपीटेटिव पैटर्न, मतलब एटम का जाल, याद रखना पॉइंट का जाल लेटिस हो गया और एटम का जाल क्रिस्टल हो गया, समझ आया? उसका स्ट्रक्चर मानते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, पॉइंट का जाल एटम का जाल, यही अंतर है। और ये रिपीटेटिव पैटर्न, जब ये रिपीटेटिव पैटर्न रिपीट 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 अपने आप को करता है तो ये मेरा बनाता क्या है? तब जाके ये बनाता है मेरा पीरियोडिसिटी। क्या बनाता है? जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ऑर्डर एंड पीरियोडोसिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो एटम रख दिया गया, ये एक एटम रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है वो मेरा क्या है? लेटिस पॉइंट है, लेकिन एटम है इसीलिए इसको कहा जाएगा क्या? इसको कंप्लीट को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे कहेंगे, जिसका एक यूनिट सेल को आपको यहाँ पे दिखाया गया जो कि क्यूबिक शेप का, उसका में यहाँ पे दिखाया गया कि 8 कॉर्नर है और लेटिस पॉइंट हर कॉर्नर में एक एक आपका सेंटर है, तो जो कि लेटिस पॉइंट है क्योंकि एटम का सेंटर है, समझ आए? चलिए, ये चीज़ है। और अंदर में भी एक रहता है, अगर मैं सिंपल क्यूबिक का बाद की बातें मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा तो वो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसी बेसिस पे, यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मटेरियल को 3 भाग में डिवाइड करा गया है, तीन भाग में डिवाइड करा गया है मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? पहला हम लोग पढ़ेंगे अमरफेस के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वासी क्रिस्टल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन के बारे में। देखते हैं तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग किस किस बेसिस पे देखेंगे? हम लोग देखेंगे ऑर्डर के बेसिस पे और हम लोग देखेंगे पीरियोडिसिटी के बेसिस पे। ऑर्डर क्या होता है समझो, ऑर्डर मतलब होता है कि कौन कहाँ कहाँ है और क्या वो मेरा एक अरेंजमेंट पे है, और अगर अरेंजमेंट पे है तो क्या वो मेरा रिपीट कर रहा अपने आप को, तो उसको हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे कि 4 इस तरह करके है एटम और 4 एटम क्या है? इस तरह करके है, 4 एटम यहाँ है, ठीक है। तो 4 एटम है और फिर से 4 एटम और एक 4 एटम है, इस तरह करके है, ये 4 एटम है। तो 4 एटम है तो ये ऑर्डर में हुआ कि भाई यहाँ 4 के फॉर्म में है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये ऑर्डर हो गया। तो अब ये तो ऑर्डर समझ गए होंगे। ऑर्डर मतलब क्या है कि भाई वो अरेंजमेंट में है, एक अरेंजमेंट में है, लेकिन ये क्या? पीरियोडिसिटी मतलब क्या? अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करना अब इसको मिला दो, जैसे ये 4 हो गया, फिर यहाँ पे इस तरह मिल गया और 4, फिर यहाँ पे मिल गया, एक सेकंड, ये मान लो अदर कलर हम लोग लेते हैं, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला ब्लू से ले लेते हैं, तो ये 4 और यहाँ पे आके मिल गया इस तरह करके। और तीसरा को मैं दिखा देता हूँ और कलर से, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ब्लैक से, इसको मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, तो ब्लैक वाला भी 4 आ गया, ठीक है। ये आके यहाँ मिल गया और ब्लू वाला भी आके यहाँ पे मिल गया। तो अब बोलेंगे कि हाँ ये सभी मेरा पीरियोडिसिटी को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या कर रहा है? रिपीट भी कर रहा है। यानी कि एक पैटर्न जब बार बार अपने आप को रिपीट करता है तो उसको हम लोग पीरियोडिसिटी कहा जाता है। या फिर इस तरह समझो, कोई इस तरह का रोड है और यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो साइन बोर्ड एक जैसा है। साइन बोर्ड कैसा है? एक जैसा साइन बोर्ड है, एक जैसा लेंथ का, एक जैसा डिजाइन है ना। अब ये हर एक किलोमीटर में है, अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, 1 किलोमीटर में भी है, तो जो एक जैसा है इट मीन्स क्या है? मेरा ऑर्डर में है। और अगर रिपीट कर रहा है हर एक किलोमीटर में, हर एक किलोमीटर में दिल्ली जा रहा हो तो हर एक साइन बोर्ड में बता रहा है इतना किलोमीटर है, हर एक किलोमीटर में आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स क्या है? कि ये मेरा पीरियोडिसिटी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या कर रहा है? पीरियोडिसिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो चलो इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं अमरफियस सॉलिड, ठीक है, क्वासी क्रिस्टल मटेरियल और क्रिस्टलाइन के बारे में। अच्छा, आप बोलेंगे सर जी ये मेरा सॉलिड का डिवीजन है, सॉलिड ही मेरा पाया जाता है अमरफियस में, क्वासी क्रिस्टल में और क्रिस्टलाइन में। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अधिकतर वो सभी चीज़ के को जिसको हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। तो हम लोग लिक्विड बहुत कम यूज़ किया जाता, गैस तो बिल्कुल ना के बराबर। अधिकतर हम लोग जो मशीन वगैरह बनाते हैं, जितने कंपोनेंट बनाते हैं, मतलब मशीन कंपोनेंट तो फ्लूइड का बनता है, बिल्कुल नहीं। उसका एप्लीकेशन किया जाता है, गैसेस का एप्लीकेशन यूज होता है, यूज नहीं करते हम लोग बनाने में, एज ए मटेरियल नहीं यूज करते हैं। एज ए मटेरियल जिससे हम लोग रॉ मटेरियल से बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को, उसके लिए यूज नहीं करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सॉलिड का। इसलिए हम लोग अधिकतर जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, फिजिकल मटेरियल यानी सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं, उसी का हम लोग क्लासीफाई देख रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में? अमरफियस के बारे में। तो अमरफियस में ना तो मुझे ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है, और ना ही मुझे पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है।
ठीक है, क्यों, कैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे देखो ये मेरा 4 है ना यहाँ पे, तो एक मेरा है तो दूसरा भी होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके लगता हाँ ऑर्डर में है। तो देखो ये मेरा 4 है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 इधर आ गया, तो ये मेरा ऑर्डर में है। अगर इस तरह रहता 1 2 3 4 और दूसरा आता 1 2 3 4, तब मैंने लगता कि यहाँ मेरा ऑर्डर में है। तो अगर मेरा ऑर्डर में नहीं है तो पीरियोडिसिटी में तो होगा ही नहीं, तो ये मेरा दोनों नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा दोनों नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल मेरा ग्लास होता है, ठीक है, वुड होता है, सीमेंट होता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फियस मटेरियल। नाउ आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे क्वासी क्रिस्टल के बारे में। इसमें ऑर्डर मुझे देखने को मिलता है 4 में है, देखो यहाँ पे 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा। लेकिन दूसरा 4 जो है ना, ये भी देखो फिर से है, इस सभी को 4 बोल सकते हैं, सबको 4, लेकिन ये इस लाइन से आ रहा था, ये अरेंजमेंट अब इधर हो गया, एक अरेंजमेंट इधर हो गया। तो यानी कि इसका अरेंजमेंट ठीक तो नहीं है, हमने एक पैटर्न जो है रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को। समझ आए मेरी बात की नहीं, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। ये समझो कि साइन बोर्ड तो लगा हुआ रोड पे, ठीक है, साइन बोर्ड लगा हुआ रोड पे, लेकिन कोई जो है रिपीट नहीं कर रहा। कोई आपका इस तरह से, कोई आपका 1 किलोमीटर के बाद है, कोई आपका 5 किलोमीटर के बाद है। तो साइन बोर्ड एक जैसा है, लेकिन वो हर एक किलोमीटर में नहीं आ रहा है, मतलब ऑर्डर में है वो चीज़ सही, लेकिन 1 किलोमीटर में नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को। तो ये चीज़ नहीं है। तो ये मेरा कहा जाता है क्या, क्वासी क्रिस्टल। और ये मेरा किस में पाया जाता है, पॉलीमर वगैरह देखा जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अगर बात करें क्रिस्टलाइन में, तो ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी पाया जाता है और पीरियोडिसिटी भी पाया जाता है। इसमें मेरा पीरियोडिसिटी भी पाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जितनी भी तरह का मेटल है, सब मेटल। इसके बात करेंगे तो आपका सिलिका, जो सिलिकॉन आपका कार्बाइड होता है, वो एग्जाम्पल आ जाता है। सेरामिक हो जाता है, वो एग्जाम्पल आ जाता है। इन सब में हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर भी रहता है और पीरियोडिसिटी भी रहता है। जैसे देखो ये मेरा 4 है, ठीक है, फिर यहाँ पे और 4 है, तो एकदम मेरा फॉलो कर रहा, फिर ये मेरा 4 है, फिर ये 4 है, और ये मेरा, और ये जाते रहेगा। और जितना बना सकते हो, जितना बना सकते हो, और हर दिशा में जा सकता है, ठीक है। ये मेरा ऊपर भी भाग सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और 3D में अंदर भी जा सकता है। तो ये मेरा होता है क्रिस्टलाइन, ये मेरा क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन में ऑर्डर के साथ साथ मेरा पीरियोडिसिटी भी देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया तो मैं अब आपको और कुछ इससे रिलेटेड बताता हूं। जो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और अमॉर्फियस जो आपका होता है, उसका कुछ हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब वो क्या है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अमॉर्फियस में ये ग्लास आता है, तो ग्लास इसके साथ हो, अमॉर्फियस ग्लास नहीं, ग्लास इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ओके। देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, आपका रिपीटेड ऑर्डर और पीरियोडिसिटी दोनों देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो एटम का झुंड है ना, ये सभी क्या, मान लो ये मेरा एटम है, तो एटम का एक झुंड है। तो एटम का झुंड देख सकते हो कि भाई 4 4 4 एक ऑर्डर में पूरा सजा हुआ है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरा ऑर्डर में भी है, ठीक है, ऑर्डर है। ये देखो 4 का है तो ये ऑर्डर हुआ, ये भी 4 में ऑर्डर भी है, ये 4 ऑर्डर है, और पीरियोडिसिटी भी है, क्योंकि ये मेरा अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, रेगुलर वे में सजा हुआ है, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मेरा डेफिनेट होता है, एक फिक्स होता है, एक रेंज में नहीं होता, फिक्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा आयरन का, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, दिस इज द आयरन, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने लिया हूँ बेसिकली, ये मेरा क्या, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, ऑफ आयरन। आयरन का आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे लगभग आपका 1538 कहीं रहता है, कहीं 1540 रहेगा, कहीं 1600 अप्रोक्स माना जाता है, ठीक है। मतलब एक फिक्स रहता है, कहने का मतलब एक फिक्स है कि 1538 में ये मेल्ट करने लगेगा, इसके बाद ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसका ये मेल्ट करने लगेगा, उससे पहले तक ये हीट का कोई फर्क इस पर पड़ने वाला है नहीं। तो ये क्या हो गया, एक डेफिनेट हो गया ना। लेकिन अगर बात करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, तो नॉन क्रिस्टलाइन मैंने क्या कहा, ऑर्डर तो है लेकिन पीरियोडिसिटी नहीं है, अपने आप को रिपीट नहीं करता है, अपने एक पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं कर, ऑर्डर है। देखो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ देखो 4 4 4 12 12 का एटम है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, ऑर्डर में है। फिर ये 12 में, ये भी ऑर्डर में, ये भी ऑर्डर में, लेकिन क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है? नहीं, ये इधर जा रहा है,
ठीक है, ये इधर जा रहा और ये सीधा जा रहा है, तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा तो इसका स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा उतना अच्छा। दैट इज वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक रेंज में मिलता है, क्योंकि ये अलग अलग अरेंजमेंट होता है। मान लो यहाँ पे सटा हुआ, हो सकता है ये इधर जाके 3 जाके 6 जो है इधर जाके कनेक्टेड हो जाए, इस तरह से कनेक्टेड हो जाए, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये इधर आके कनेक्टेड हो जाए ऐसे। तो अगर एटम का अरेंजमेंट चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगा, अगर प्रॉपर्टी चेंज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। इसीलिए इसका कोई फिक्स ना मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता नहीं, इसका रेंज में होता है। कितना से लेकर 1400 से लेकर 1600 के बीच में कहीं भी ये मेल्ट कर सकता है, इसका रेंज वेरी करता है। और ये मेरा 1400, ये मेरा 800, 1000 भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, और उसका रिपीटेशन भी मुझे देखने को नहीं मिलता है। ऑर्डर होता है लेकिन रिपीटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, रिपीटेशन देखने को नहीं मिलता है। सेम अगर मैं बात करें अमरफियस का जैसे एग्जांपल इसका ग्लास है, अमरफियस का ग्लास है, तो ग्लास में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सेम चीज। इसमें और बुरा हाल है, इसमें ना तो ऑर्डर है ना ही पीरियोडिसिटी है, मतलब ना तो एक जगह पे कहीं आपको नजर आएगा एक जैसा, और ना ही कहीं भी ब्रांच निकल जाएगा, कितना का 2 का निकल गया, कहीं 1 का निकल गया, एटम कभी इधर जाके ज्यादा हो गया, फिर इधर 1 निकल गया, तो कहीं भी आपको रिपीटेशन बिल्कुल भी देखने को यहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसका भी जो आपका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको क्या होता है, काफी ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, रेंज में आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को, अगर आप सर्च मारिएगा ना अभी जाके दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास, तो आपको देखोगा एक रेंज में नजर आएगा 1400 या 1600, रेंज या रीजन कहीं लिखा रहेगा। तो रेंज और रीजन में भी आपको मिलता है किसका, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का भी, ठीक है, और अमरफियस स्ट्रक्चर वाले मटेरियल का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो एक रेंज में आपको मिलता है, राइट। तो इसका ये आपका फिगर यहाँ पे हो गया। ये चीज समझ आया कि नहीं? चलिए, तो ये सभी चीजें आप लोग को यहाँ पे मुझे बताना था। तो यह आज का क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यूनिट सेल से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आज का क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आज काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।